हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज हम देखेंगे एक न्यू सीरीज जिसका नाम है द प्राइस ऑफ कन्फेशन। कहानी की शुरुआत में 2017 अनिंशु और कीदे का शादी का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों इस शादी से बहुत खुश थे और उन दोनों का छोटा सा एक बच्चा भी था। और उसके बाद 6 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अनिंशु अपने हस्बैंड से मिलने के लिए 32 जुमली शहर के बाजू में स्थित एक स्टूडियो पर गई हुई थी। वो वहाँ पर जाकर देखता है कि उसके हस्बैंड के गले पर किसी ने चाकू मार दिया है। अपने हस्बैंड को ऐसी हालत में देखकर वो बहुत डर जाती है और हॉस्पिटल में फोन करने लगती है, लेकिन उसके हस्बैंड की डेथ वहीं पर हो जाता है और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है। अनिंशु को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाता है। वहाँ पर डिटेक्टिव रियो अनिंशु से पूछती है, आपने जो अपने हस्बैंड के मोबाइल के पासपोर्ट दिए थे वो सभी गलत निकले। बहुत कोशिशों के बाद भी हम उसे खोल नहीं पाया। तभी अनिंशु कहती है, मुझे जो पता था मैंने आपको बता दिया। अनिंशु डिटेक्टिव रियो से पूछती है, मैंने बहुत सारे क्राइम शो में देखा है कि सबसे पहले पूछताछ घर वालों से ही करती है, आप नहीं देखते हो। और एक वो वहाँ पर हंसने लगता है और अजीब सा बर्ताव करने लगता है। उसे ऐसा करता हुआ देखकर डिटेक्टिव रियो सोचने लगती है ये ऐसी हालत में भी हंस सकती है और उसके ऊपर शक करने लगता है। डिटेक्टिव रियो से पूछती है, तुम दोनों के परिवार में कोई और भी है? अनिंशु कहती है, जब वो स्कूल में थे तभी उसके माता पिता गुजर गए थे और मैंने तो अपने माता पिता को कभी देखा ही नहीं। डिटेक्टिव रियो पूछती है, ऐसा कोई रिश्तेदार जिसके साथ मिलना जुलना हो? अनिंशु कहती है, कीदे, सूप और मैं, हम तीनों के अलावा और कोई भी नहीं। डिटेक्टिव रियो पूछती है, आप हमेशा अपने हस्बैंड को नाम से बुलाती थी? अनिंशु कहती है, हाँ, शादी से पहले 10 साल तक स्कूल में मैं उसकी सीनियर थी, इसलिए आदत पड़ गई। डिटेक्टिव रियो कहती है, आपकी गाड़ी के कैमरे के मेमोरी कार्ड में कुछ दिक्कत थी, इसलिए कुछ कैद नहीं हो पाया, लेकिन आपने कहा था कि आप पार्किंग में थी और स्टूडियो से किसी को बाहर निकलते हुए देखा था। अनिंशु भी उसकी बातों के ऊपर हामी भर देती है। उसकी बात सुनकर डिटेक्टिव रियो से पूछती है, आपको ये देखकर अजीब नहीं लगा कि उसने अपना चेहरा छुपा कर आया था? अनिंशु कहते हैं, प्रिंग मेकिंग सीखने वाले लोग अक्सर स्टूडियो पर आते थे और उनका हुलिया भी कुछ ऐसा ही होता है। डिटेक्टिव रियो कहती है, हमने सभी जूनियर से बात की है जो आपके पति की स्टूडियो पर आते थे, लेकिन उन्होंने कहा है कि उस दिन तुम्हारा पति तुम्हारे साथ अकेले वक्त बिताना चाहती थी, इसलिए उन लोगों को आने से साफ मना कर दिया। तुम्हें तो ये बात पता ही होगा। अनिंशु कहती है, हम वहाँ पर उस रात दूसरे बच्चों के लिए कोशिश करने वाले थे। हमारा पहला बच्चा सुप के लिए भी हमने उसी स्टूडियो पर कोशिश की थी और मैंने एक उसके लिए वाइन की बोतल भी खरीद कर ले गया था। डिटेक्टिव रियो कुछ फोटोज को निकालकर अनिंशु को दिखाकर पूछती है, इस फोटो पर जो ये कपड़ा है ये तुम्हारा है? अनिंशु कहती है, ये मेरा नहीं है। उस रात उसका एक जूनियर सू वांग उससे मिलने के लिए स्टूडियो पर आई थी। वो कीदे को बहुत मानती थी। डिटेक्टिव रियो अनिंशु की बनाई हुई तस्वीर को उसे ही दिखाकर पूछती है, ये जो तस्वीर आपने बनाई है क्या ये वही है? अनिंशु कहती है, नहीं तो तब बारिश हो रहा था, अंधेरा भी था और मुझे साफ दिखाई नहीं दिया। और बाद में ये दोनों बाहर आ जाती है। बाहर आकर दोनों सिगरेट पीने लगती है। डिटेक्टिव रियो अनिंशु की कलाई पर सोतों का निशान देखकर सोचने लगती है, जब इसने अपने हस्बैंड के गले पर चाकू मारा था तब शायद इसके हस्बैंड ने इसकी कलाई पकड़ ली थी। और उसे पूछती है, तुम्हारे कलाई पर ये सोतों का निशान कैसा? अनिंशु कहती है, मुझे आसानी से सोते लग जाती है और उसका निशान नहीं जाते है और अपनी कलाई को वो अपने कपड़ों से छुपा लेता है। और थोड़ी देर बाद डिटेक्टिव रियो अनिंशु को फिर से पूछताछ के लिए ले आता है और वहाँ पर डिटेक्टिव बैक डोंग हू भी आ जाता है और वो आकर फाइल और पहले पूछताछ की वीडियोस देखने लगता है। डिटेक्टिव रियो से कहता है, उसकी ज्यादातर बातों की कोई मतलब नहीं निकलता। उसके हस्बैंड तो मर गया है लेकिन वो बहुत अजीब सा बर्ताव करता है। डिटेक्टिव डोंग हू फोटोस देखने लगता है। डिटेक्टिव रियो से कहती है, कातिल ने सबूत मिटाने के लिए सभी जगहों पर केमिकल छिड़क दिया था। डिटेक्टिव बैक डोंग हू एक वाइन की बोतल देखने लगता है। डिटेक्टिव रियो से कहती है, इस वाइन की बोतल से भी उसके ऊपर हमला हुआ था। हम कोशिश कर रहे हैं कि इससे हमें कुछ पता चले, लेकिन इसके टुकड़े इतने ज्यादा है कि हमें बहुत टाइम लग रहा है। और बाद में एक चाकू का फोटो दिखाकर कहती है, इसी चाकू से उसके ऊपर हमला किया गया था, लेकिन इस चाकू के ऊपर कोई केमिकल नहीं था और इसके ऊपर अनिंशु का भी उंगलियों का निशान नहीं है। और आखिर में डिटेक्टिव बैक डोंग हू अनिंशु का एक फोटो देखने लगता है। ये फोटो तब लिया गया था जब अनिंशु के हस्बैंड को स्टोर से बाहर ले जा रहा था। अनिंशु तब बाहर खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था। अनिंशु अंदर से बाहर देखने लगती है। जब वो अंदर से बाहर कुछ देख नहीं पाती तो वो कहने लगती है, मुझे घर जाना है, मेरी बेटी इंतजार कर रही होगी। तभी एक डिटेक्टिव अंदर जाकर उसे कहती है, तुम घर जा सकते हो, अभी के लिए तुम्हारी पूछताछ खत्म हो गई है। डिटेक्टिव रियो से पूछती है, हमने उसे छोड़कर सही किया है ना? उसके जवाब में डिटेक्टिव बैक डोंग हू से कहता है, उसे छोड़ना ही होगा, उसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। बाहर निकलने के बाद अनिंशु उन सभी लोगों को कहती है, आप लोग बहुत मेहनत करते हो, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और थोड़ी देर बाद वहाँ से डिटेक्टिव बैक डोंग हू भी जाने लगती है और वो जाते हुए डिटेक्टिव रियो को
कहती है आपसे ये केस मैं संभाल लूंगा और मैं बॉस को बता भी दूंगा, और एक कहकर वो भी चला जाता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सुबह का सीन दिखाया जाता है। आनी जो अपनी बेटी के लिए खाना बना रहा था और उसे खाना खिलाकर स्कूल के लिए तैयार करती है। उसे स्कूल में छोड़ने के बाद अपने एक दोस्त के साथ वाइन शॉप में चली जाती है और वहाँ पर डिटेक्टिव बेक डोंग हू भी आ जाता है और बाद में बाहर से आनी जाने लगती है और उसके पीछे पीछे डिटेक्टिव बेक डोंग हू भी जाने लगता है। और बाद में आनी स्कूल पहुंच जाती है अपने बेटी यूसुफ को लेने के लिए और उसके पीछे पीछे डिटेक्टिव बेक डोंग हू भी वहाँ पर आ जाता है। और उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है। आनी टीवी देख रहा था और वहाँ पर डिटेक्टिव बेक डोंग हू भी था और वो आनी के ऊपर नजर रख रहा था। तभी ऑफिस से कॉल आता है और उससे कहता है पुलिस ने अभी अभी उस स्कूल टीचर की मुकदमे की दस्तावेज भेजा है। बेक डोंग हू कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ और एक एकड़ वो फोन रख देता है और वो आनी की तरफ ध्यान देने लगता है। आनी अपने हस्बैंड के कुछ सामान को सेल करने के लिए फोटो खींच रहा था। बाद में बेक डोंग हू भी वहाँ से अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस में आने के बाद डिटेक्टिव बेक डोंग हू डिटेक्टिव हांग से मिलता है और उससे पूछता है क्या तुम्हारे पास पुराने चीजें बेचने वाला ऐप है। डिटेक्टिव हांग भी हामी भर देता है और वो दोनों आन जो अपने हस्बैंड के सामान को ऑनलाइन बेचना चाहती थी उन सामान को देखने लगता है। डिटेक्टिव हांग कहता है ये अपने हस्बैंड के सामान को क्यों बेचना चाहता है। डिटेक्टिव बेक डोंग हू उसे कहता है ये अपने हस्बैंड की नामो निशान मिटा रहा है। डिटेक्टिव हांग कहता है मुझे लगता है कि ये काम आपको पुलिस के ऊपर छोड़ देना चाहिए। आपके पास इतना काम है, अगर आप हर काम के लिए भागदौड़ करोगे तो आप थक जाओगे। आपको आज फिर से पूरी रात काम करना होगा। डिटेक्टिव बेक डोंग हू उसे कहता है तुम अभी जा सकते हो। डिटेक्टिव हांग भी जाने लगता है और कहता है कल मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है। स्कूल में आन इंशु का स्टूडेंट उसका मजाक उड़ा रहा था। तभी आन इंशु अपने स्टूडेंटों को कहता है जब मैंने तुम लोगों को मॉडल बनने के लिए पूछा था तब तो तुम लोगों ने मना कर दिया था। अब तुम लोग शिकायत करना बंद करो। तभी उन स्टूडेंटों में से एक स्टूडेंट कहता है हम लोग शिकायत नहीं कर रहे हैं, अगर हम में से कोई मॉडल बनता तो आप हमसे अजीबोगरीब पोस्ट करवाते। अनिंशु अपने स्टूडेंटों को कहता है तुम लोग ये मत देखो कि मॉडल देखने में कैसा है, तुम लोग वो बनाओ जो तुम लोग सोचते हो। अपनी अपनी कल्पना को कागज में उतारो, सिर्फ देखकर नहीं पहले महसूस करो और उसके बाद बनाओ। अंदर एक स्टूडेंट लाइव दिखा रहा था, बाहर डिटेक्टिव बेक डोंग हू उस लाइव वीडियो को देख रहा था। तभी डिटेक्टिव रियो डिटेक्टिव बेक डोंग हू को कॉल करता है और उसे कहता है आज सुबह अनिंशु ने मुझे कॉल करके कहा था कि वो अपने हस्बैंड के स्टूडियो पर जाना चाहता है, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया और कहा वो घटना स्थल है, अभी भी जांच चल रहा है, तुम वहाँ पर जा नहीं सकते हो। डिटेक्टिव बेक डोंग हू से कहता है तुमने बिल्कुल सही किया। और उसके बाद डिटेक्टिव बेक डोंग हू अनिंशु के ऑफिस में आ जाता है। अनिंशु अपने क्लास में था। वहाँ पर डिटेक्टिव बेक डोंग हू को एक रिसिप्ट मिलता है जो केमिकल खरीदने का था और वो डिटेक्टिव रिव की बात को याद करने लगता है जहाँ पर उसने कहा था कातिल ने सबूत मिटाने के लिए सभी जगहों पर केमिकल छिड़क दिया। थोड़ी देर बाद डिटेक्टिव बेक डोंग हू वहाँ से जाने लगता है। जब वो बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलता है तो बाहर अनिंशु खड़ा हुआ था। वो डिटेक्टिव बेक डोंग हू से पूछती है आप किसे मिलना चाहती हो। डिटेक्टिव बेक डोंग हू दरवाजे के पास अनिंशु को खड़ा हुआ देखकर एक पल के लिए वो भी चौंक जाता है और उसे चुपचाप खड़ा हुआ देखकर अनिंशु उसे पूछती है आपका बच्चा यहाँ पर पढ़ती है। मिस्टर बेक डोंग हू से कहता है लगता है मैं गलत कमरे में घुस गई और एक एकड़ वो वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। सी वॉन को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले आया था। वो डिटेक्टिव के सामने कहता है कि डी के साथ मेरा कोई शक कर नहीं था, मैं बस उसे पसंद करता था। उसकी बात सुनकर डिटेक्टिव उसे कहता है अगर तुम्हें शादीशुदा मर्द पसंद है तो उसे शक्कर ही कहते हैं, ये भोलेपन का नाटक मत करो। बाहर डिटेक्टिव रियो डिटेक्टिव बेक डोंग हू को कहता है आखिरकार हमें पता चल गया, घटना स्थल पर जो हमें चाकू मिला था वहाँ पर कीदे का खून नहीं था बल्कि सीओन का था। तभी मिस्टर बेक उसे पूछता है इसने क्या कहा। डिटेक्टिव रियो कहती है इसने कहा है कि सफाई करते समय इसका हाथ काट गया था। डिटेक्टिव बेक उसे पूछता है कत्ल के समय ये कहाँ पर थी। डिटेक्टिव रियो कहती है इसने कहा कि 5 बजे ये स्टूडियो से बाहर निकल आ गई थी और टैक्सी का पैसा भी नकद दिया था, इसलिए हमें कुछ पता नहीं चला। डिटेक्टिव बेक पूछता है इसके बारे में अनिंशु को क्या लगता है। डिटेक्टिव रिव कहती है वो जरूरत से ज्यादा शांत है, वो सीओन से बात करना चाहती थी लेकिन मैंने उसे इजाजत नहीं दी। तभी डिटेक्टिव बेक डोंग हू से कहता है इन दोनों को बात करने दो। अगले सीन में वो दोनों आमने सामने होती है। सीओन अनिंशु को कहती है मैंने कुछ नहीं किया। अनिंशु पूछती है तुम अंतिम क्रिया में क्यों नहीं आई। सीओन कहती है मैं बहुत डर गई थी, उस दिन सिर्फ मैं ही उसके स्टूडियो पर गई थी, बाद में मुझे उसकी मौत की खबर मिली। अनिंशु से कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा, उस रात तुम उसके स्टूडियो पर गई थी जबकि उसने सबको
मना किया था अपने स्टूडियो पर आने के लिए। तभी शिवोन उससे कहता है मैंने उसे नहीं मारा, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा। तभी अनिउंसु उसे कहता है तुम उससे साथी थी, क्या वो भी तुम्हें चाहता था। अगले सीन में डिटेक्टिव बेक डोंग हो किदे की स्टूडियो पर होता है और पूरे रूम को अच्छे से देखता है और सोचता है कातिल ने सबूत मिटाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया। लेकिन हैरानी की बात यह है जिस चाकू से उसके ऊपर हमला किया गया था उस चाकू के ऊपर केमिकल नहीं था और वो वहाँ की दौड़ से एक चाकू उठाकर देखने लगता है कातिल ने कैसे किदे के ऊपर हमला किया होगा। बाद में वो चाकू को नीचे रखकर वहाँ पर केमिकल डालने लगता है और कहता है कातिल ने चाकू को गलती से नहीं छोड़ा है, उसने ये जानबूझकर किया है। और अपने चाकू को डोर में रख देता है और उसके बाद छिप धोता है और हमें अनिउंसु को दिखाया जाता है। वो अपने लड़की सूप को स्कूल जाने के लिए बस में छोड़ देता है और उसके बाद ही वहाँ पर डिटेक्टिव रियू पहुँच जाती है। वो अनिउंसु को कहती है वो टैक्सी ड्राइवर हमें मिल गया जिसने सियोन को घर छोड़ी थी। तुम्हारे हस्बैंड के ऊपर जब हमला हुआ था तब वो वहाँ पर नहीं थी। अनिउंसु कहती है अगर वो मेरे हस्बैंड का कातिल नहीं है तो फिर कौन है। डिटेक्टिव रियू से कहती है तुम्हें कातिल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है और उसे हथकड़ी पहना देता है और कहता है तुम्हें वकील करने का हक है और तुम कोई भी बयान देने से मना कर सकते हो और एक एक वो उसे जेल में ले जाता है। स्कूल में भी अनिउंसु की जितने भी सामान थी वो सारा सामान जेल में ले लिया जाता है और उसके बाद जेल का सीन दिखाया जाता है। एक दोस्त टीचर अनिउंसु से मिलने के लिए जेल में आता है और उसे कहता है मुझे तुम्हारी बेटी सूप को अपने साथ यहाँ पर ले आना चाहिए था। उसके बाद सुनकर अनिउंसु उसे कहती है उसे यहाँ पर मत लाना, मैं नहीं चाहती कि वो मुझे यहाँ पर देखे। अनिउंसु का दोस्त कहता है पुलिस वाले स्कूल में आया था, स्कूल में तुम्हारे जितने भी सामान थे वो सारा सामान ले गए और मेरा हस्बैंड भी बहुत परेशान है, उन्होंने कहा है कि तुम्हें जल्द ही एक लॉयर ढूंढ लेना चाहिए। अनिउंसु कहती है लॉयर की कोई जरूरत नहीं, वो बहुत महंगे होते हैं। उसका दोस्त उसे कहती है तुम पैसों के बारे में बिल्कुल टेंशन मत लो, क्या तुम्हें जिंदगी भर यहीं पर रहना है। अनिउंसु कहती है सबूत के बिना वो लोग मुझे यहाँ पर 10 दिन से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। उसका दोस्त उसे पूछती है ये बात तुम्हें किसने बताई है। अनिउंसु कहती है क्राइम शो वाले। उसका दोस्त कहता है कामिने पुलिस वाले तुम्हारे जैसे सीधे साधे औरत को कैसे गिरफ्तार कर सकता है। अनिउंसु कहती है तुम्हारा शुक्रिया, मेरे घर आने तक शुभ का ख्याल रखना। उसका दोस्त भी हामी भर देता है और सीन शिफ्ट होता है और डिटेक्टिव हंग को दिखाया जाता है। वो डिटेक्टिव बेक डोंग हू से फोन में बात कर रहा था और वो उसे कहता है हमें उस टीचर की पेन ड्राइव मिली है, पेन ड्राइव पर उसके हस्बैंड के साथ ढेर सारे वीडियो है, लेकिन पुलिस को लगता है कि वो पेन ड्राइव हमारे किसी काम की नहीं। डिटेक्टिव बेक डोंग हो उस पेन ड्राइव को लेकर उन वीडियोस को देखने लगता है। वहाँ पर उसके हस्बैंड ने उसे कहा था मुझे भी बच्चा चाहिए लेकिन अभी मेरे कमाई का कोई भरोसा नहीं है, हम ऐसा करते हैं कि बच्चे का प्लान कुछ साल बाद करते हैं। तभी अनिउंसु से कहती है अगर हमने और देर कर दी तब शुभ का कोई भाई बहन नहीं होगा, अगर हम दोनों का कुछ हो गया तब तो शुभ अकेला ही पड़ जाएगा। उसका हस्बैंड उसे कहता है तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अनिउंसु अपने हस्बैंड को कहता है तुम्हें ये बात कैसे पता, तुम खुद को देखो मुझे देखो, हम दोनों तो अकेला ही बड़ा हुए हैं। तभी उसका हस्बैंड पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। अनिउंसु कहती है तुम दूर हट जाओ। तभी उसका हस्बैंड कहता है तुम मुझे खुद से दूर मत करो। अनिउंसु अपने हस्बैंड को चाकू दिखाकर कहती है मैंने कहा ना कि मुझसे दूर हो जाओ। और उसके बाद पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। अनिउंसु को पूछताछ के लिए ले आया था। वो डिटेक्टिव बेक डोंग हो को देखकर पूछती है आप वही है ना जो उस दिन स्कूल में आए थे। डिटेक्टिव बेक डोंग हो अपना नाम बताता है और कहता है मैं एक सरकारी वकील हूँ। वो अनिउंसु से पूछती है आपको वकील करना है। अनिउंसु कहती है उसकी ज़रूरत नहीं, मैं बयान दूंगी। डिटेक्टिव बेक डोंग हो से पूछता है 15 अप्रैल की शाम को आप अपने हस्बैंड की स्टूडियो पर गई थी, क्या इसके बारे में आप मुझे डिटेल में बता सकते हो, वहाँ पर क्या हुआ था। अनिउंसु कहती है उस दिन हमने बच्चे का प्लान किया था, इसलिए मैंने एक वाइन की बोतल लेकर उसकी स्टूडियो पर गई थी और अंदर जाकर मैंने देखा कि ये जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके गले से बहुत खून बह रहा था। उसे ऐसी हालत में देखकर मेरे हाथ से वो वाइन की बोतल नीचे गिर गई और वो टूट गई। डिटेक्टिव बेक डोंग हो से कहता है तुमने वहाँ पर जाकर देखा कि ये बहुत थकी हुई हालत में थी और वहाँ पर सियोन के कपड़े भी पड़ा हुआ था और तुम्हें ऐसा लगा कि उन दोनों ने पहले ही एक दूसरे से इंटीमेट हो गई है और तुम पीछे से जाकर अपने हाथ की वाइन की बोतल को अपने हस्बैंड की सर पे मार दिया कि ये वहाँ पर अपने घुटनों के बल बैठ गया और तुमने वहाँ से चाकू उठाकर अपने हस्बैंड के गले पर मार दिया। अनिउंसु डिटेक्टिव बेक डोंग हो के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, रोने लगता है और कहता है मैंने उसे नहीं मारा और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने अपने हस्बैंड को मारा है। डिटेक्टिव बेक डोंग हो उन केमिकल के बारे में पूछता है। अनिउंसु कहती है मैंने वो केमिकल स्कूल में नक्काशी करने के लिए खरीदा था लेकिन स्कूल में जगह नहीं था, इसलिए ये काम मैं उसकी स्टूडियो पर करने वाली थी। डिटेक्टिव बेक डोंग हो अनिउंसु को एक चाकू दिखाकर कहता है स्टूडियो पर मुझे ये चाकू मिला जिसके ऊपर केमिकल का निशान है और तुम्हारे हस्बैंड के गले पर जो निशान था वो निशान इसी चाकू से मिल खाते हैं।
और कुछ दिन पहले तुमने डिटेक्टिव री को फोन किया था, तुम्हें स्टूडियो पर जानी थी। आनिंशु कहती है हाँ, मुझे अपने स्टूडेंट की ड्राइंग्स लेनी थी। डिटेक्टिव बेकडोंग से कहता है बिल्कुल नहीं, आपको इस शक को ठिकाने लगाना था ताकि तुम सीवॉन को कातिल साबित कर सको। आनिंशु कहती है मैंने उससे काफी कातिल साबित करने की कोशिश नहीं की। डिटेक्टिव बेकडोंग आनिंशु की पहली बनाई हुई तस्वीर को उसे दिखाकर पूछती है तो फिर तुमने ये तस्वीर क्यों बनाई थी। आनिंशु कहती है मैंने वही बनाया जो मैंने देखा था। बेकडोंग कहता है स्टूडियो के आसपास ना ही कोई सीसीटीवी है ना ही कोई गवाह, आपने सिर्फ एक कहानी बनाई है। वैसे आज सुबह मुझे मेरे टेबल पर तुम्हारे स्टूडेंट की आरसी मिली और उसे पढ़कर सुनाने लगता है हमारा टीचर एक मक्खी भी नहीं मर सकता तो वो किसी को चोट कैसे पहुंचा सकता है। और तुम एक बहुत अच्छी टीचर हो जो काफी किसी स्टूडेंट के ऊपर हाथ नहीं उठाया है। और तुम्हारे अनाथालय के कागजात भी है मेरे पास। 12 साल की उम्र में तुमने अपने दोस्त को सीरियस से धक्का देकर उसका एक टांग तोड़ दिया था। और ये काम तुमने इसलिए किया क्योंकि वहाँ पर जो बच्चों को दूध के पैकेट दिया जाता था वहाँ पर उसका चेहरा लगा हुआ था। तुम्हें उसके हंसने या खुश रहने से नफरत थी और ये बयान तुमने ही दिया था। तुम्हारी असली चेहरा कौन सा है, जो तुम बाहर दिखा रहे हो या वो जो तुम्हारे अंदर है। आनिंशु कहती है मैं जो भी कहूँ आप यकीन नहीं करोगे क्योंकि आपने मान लिया है कि देखा खून मैंने ही किया है। डिटेक्टिव बेकडोंग से कहता है हम बहुत जल्द मिलेंगे और एक कहकर वो वहाँ से चला जाता है। आनिंशु को एक दूसरे जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। अंदर जाने से पहले उसका फोटो लिया जाता है और उसकी पूरी बॉडी की तलाशी ली जाती है। उसने अपनी पूरी बॉडी पर 3 टैटू बनाए थे। और उसके बाद डिटेक्टिव बेकडोंग को दिखाया जाता है। वो एक सीनियर डिटेक्टिव से मिलने के लिए आया था। वो डिटेक्टिव उसे कहता है उस टीचर के बारे में अगर हमने प्रेस वालों को कुछ मसाला दे दे तो। डिटेक्टिव बेकडोंग उसे कहता है जीके केस को दबाने के लिए। सामने वाला डिटेक्टिव कहता है उस धोखाधड़ी की केस में बहुत बारे लोगों की नाम सामने आया है और मेरे ऊपर दबाव बना रहा है कि इस केस की भनक किसी को ना लगे। हमें किसी को दोषी साबित नहीं करना है, बस प्रेस वालों का ध्यान भटकाना है। अगले सीन में आनिंशु और उसके हस्बैंड को न्यूज में दिखाया जाता है। एक पति ने अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पाया इसलिए उसकी पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी। जेल के अंदर आनिंशु तोड़फोड़ करने लगता है और वो वहाँ पर एक डिटेक्टिव को कहता है आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने कहा था कि मैं बेकसूर हूँ। तभी वो डिटेक्टिव कहता है पहले आप शांत हो जाओ। आनिंशु कहती है शांत रहो, चुप रहो, कुछ मत कहो। आप लोग वीडियो फैलाने से पहले एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। बाहर डिटेक्टिव बेकडोंग से पूछता है वैसे आपको क्या लगता है वो वीडियो किसने फैलाया था। डिटेक्टिव बेकडोंग कहता है वो वीडियो मैंने फैलाया था। उसकी बात सुनकर डिटेक्टिव कहता है हमारे पास पक्का सबूत है तो आपने ऐसा क्या क्यों। डिटेक्टिव बेकडोंग कहता है ताकि इसे अपनी गलती का एहसास हो। अंदर आनिंशु के हाथ में एक कांच का टुकड़ा था। सामने वाला डिटेक्टिव उसे कहता है उसे फेंक दो, हम बैठकर बात करते हैं। आनिंशु कहती है आप लोगों ने मुझे जीते जी मार दिया तो मैं जीकर क्या करूंगी। अंदर वो डिटेक्टिव कहता है तुम जरा अपने बेटी के बारे में सोचो। आनिंशु अपनी बेटी को याद करके कांच के टुकड़े को नीचे गिरा देता है। आनिंशु बापर उस दिन को याद करने लगता है जब उसके हस्बैंड की खून हुआ था। उस दिन वो अपने हस्बैंड के साथ अपने हस्बैंड के स्टूडियो पर रात बिताने वाली थी और वो जल्दी से क्लास खत्म करके स्कूल के बाहर आता है। बाहर आकर वो अपने हस्बैंड को कॉल करता है और उसे पता चलता है कि सीवॉन उसके हस्बैंड के साथ ही है। वहाँ से जाकर वो एक वाइन की बोतल खरीदता है और वहाँ से वो अपने हस्बैंड के स्टूडियो की तरफ निकल जाती है। जब वो अपने हस्बैंड की स्टूडियो के बाहर पहुँचता है तब वो अपने हस्बैंड की स्टूडियो से एक आदमी को बाहर निकलते हुए देखता है। उसने एक काले कोट पहना था और मास्क भी लगाया हुआ था। आनिंशु उसे देखकर डर जाती है और नीचे की तरफ सूखने लगती है। बाद में वो अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वो देखता है कि चारों तरफ केमिकल ही केमिकल है। और थोड़ा आगे जाने के बाद वो अपने हस्बैंड की लाश को देखता है। अपने हस्बैंड को देखकर उसकी हाथ की वाइन की बोतल नीचे गिरकर टूट जाता है। और उसके बाद एक लड़की को दिखाया जाता है। उसका नाम है मोयून। वो एक क्लिनिक पर काम करता था। उस क्लिनिक का मालिक उसके साथ बहुत बुरा सलूक करता था, इसलिए उसने अपने मालिक को जहर देकर मार दिया। और मुझे लगता है कि इसने ही आनिंशु के हस्बैंड की कत्ल किया है क्योंकि इसकी हाथ में भी केमिकल का निशान है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।